जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। हमने देखा था कि 15 अगस्त 1945 को इंडियन नेशनल आर्मी सरेंडर करेगी और 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा। इन 2 साल में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हमारे नेशनल सिनेरियो की कहानी क्या रही, उस कहानी के बारे में अब अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे अबाउट 2 स्ट्रेंथ्स ऑफ नेशनल अपसर्ज के बारे में। इन 2 साल के दौरान नेशनल अपसर्ज में 2 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। इन 2 थ्रेड्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इस फेज के दौरान गवर्नमेंट के एटीट्यूड में भी चेंज देखने को मिलेगा। ये चेंज क्या था और क्यों था, उसके बारे में भी आज अपन बातचीत करेंगे। 1945 में इलेक्शंस होंगे। इन इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस किस तरीके से कैंपेन करेगी, उसके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। और फाइनली हम पढ़ेंगे INA ट्रायल्स के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट 2 स्ट्रेंथ्स ऑफ नेशनल अपसर्ज के बारे में। ब्रिटिश रूल के लास्ट 2 साल के दौरान हमारे नेशनल अपसर्ज में 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो खूब सारे नेगोशिएशंस देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में नेगोशिएशंस करने की कोशिश की जाएगी, बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन नेगोशिएशंस के साथ साथ खूब सारा कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिलेगा। लार्ज स्केल का कम्युनल वायलेंस देखने को मिलेगा। मतलब हमारे जो लोग हैं वो रिलीजन के लाइंस पे बहुत एक्सट्रीमली डिवाइड हो जाएंगे और पाकिस्तान के फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है अब वो थोड़ा और रियल दिखने लगेगी। एक तरफ हमारे लीडर्स नेगोशिएशंस को करने की कोशिश कर रहे हैं और इन नेगोशिएशंस का अल्टीमेट नतीजा ये होगा कि हमें इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलेगा विद पार्टीशन। हमारे देश के टुकड़े कर दिए जाएंगे और हमें इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा। एक तरफ हमारे लीडर्स नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे इन 2 साल के दौरान, और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और लोकलाइज्ड मिलिटेंट और यूनाइटेड मास एक्शन देखने को मिलेगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स, पीजेंट्स एंड स्टेट्स पीपल। लोग स्पॉन्टेनियसली यूनाइट होंगे मास लेवल पे और गवर्नमेंट को चैलेंज करने की शुरुआत करेंगे। जैसे INA रिलीज मूवमेंट चलाया जाएगा, रिन म्यूटनी होगी, तेबागा मूवमेंट चलाया जाएगा, वर्ली रिवोल्ट होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो लोग लार्ज स्केल पर यूनाइट हो रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे लीडर्स नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों ही चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये दोनों ही चीज़ें दिखाती हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल अब उतना स्ट्रांग नहीं है इंडिया के ऊपर। ये कैसे दिख रहा है कि एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोग चैलेंज कर रहे हैं और स्पॉन्टेनियसली यूनाइट हो रहे हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको सप्रेस नहीं कर पा रही है, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ खुद गवर्नमेंट भी हमारे लीडर्स के साथ में नेगोशिएट कर रही है, बातचीत कर रही है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अंदर ही अंदर समझ में आ रहा है कि उनकी स्थिति अब उतना ज़्यादा मजबूत है नहीं। इसी फेज के दौरान गवर्नमेंट के एटीट्यूड में चेंज देखने को मिलेगा। देखो, एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और दूसरी तरफ चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2, और ब्रिटेन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी नहीं। ब्रिटेन को ये समझ में आ रहा था कि उन्हें किसी भी तरीके से इंडियन सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसी के चलते जून 1945 में सरकार कांग्रेस के सभी लीडर्स को रिलीज कर देगी और कांग्रेस के ऊपर जो बैन लगाया था उसको लिफ्ट कर देगी। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। और सरकार भेजेगी वेविल प्लान को, लेकिन ये जो वेविल प्लान है ये फेल हो जाएगा, इसका कोई आउटकम निकलेगा नहीं। बट कांग्रेस लीडर्स को रिलीज कर दिया गया है, और टू द सरप्राइज ऑफ कांग्रेस लीडर्स को एक एनर्जेटिक पॉपुलेशन मिलेगी। इंडियंस बेहद एनर्जेटिक थे, बेहद जोश में थे। इंडियंस तैयार थे गवर्नमेंट को टेक ऑन करने के लिए। हालांकि जब कांग्रेस के लीडर्स को रिलीज किया गया था तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि अब तक लोग क्विट इंडिया मूवमेंट से फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे और अब तक लोगों की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई होगी। कांग्रेस के लीडर्स को बाहर निकालते हैं, लोगों में उतनी एनर्जी है नहीं, कांग्रेस के लीडर्स से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या पता कोई नेगोशिएशंस हो जाएं। नेगोशिएशंस हो जाएंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मूवमेंट तो दोबारा खड़ा होगा नहीं, बिकॉज लोगों की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना था। लेकिन हुआ उल्टा। जब कांग्रेस के लीडर्स बाहर आएंगे तो ये देखने को मिलेगा कि लोग बेहद एनर्जेटिक हैं, लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि एक इशारा करो उनको और वो गवर्नमेंट को टेक ऑन करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ
ब्रिटेन में जुलाई 1945 में लेबर पार्टी चुनाव जीत जाएगी। पहले गवर्नमेंट किसकी थी? पहले थी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, अब चुनाव जीत जाएगी लेबर पार्टी। और ये जो लेबर पार्टी है ये थोड़ा बहुत इंडियन मूवमेंट के प्रति सिंपैथेटिक थी, ये थोड़ा बहुत इंडियन मूवमेंट की बातचीत को सुनने के लिए तैयार थी। ब्रिटेन में नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्लीमेंट एटली, और नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा पैथिक लॉरेंस। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनेंगे? पैथिक लॉरेंस, और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? क्लीमेंट एटली। अगस्त 1945 में इंडिया में सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शंस को अनाउंस कर दिया जाएगा, और सितंबर 1945 में गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि इलेक्शंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट के एटीट्यूड में सर्टेनली एक चेंज देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट इलेक्शंस भी करवा रही है, गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करेंगे, फॉर्म करेंगे। ये जो चेंज देखने को मिल रहा है इसके पीछे के रीजंस क्या थे? एक तो वर्ल्ड वॉर 2 में पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया था। यूएसए और यूएसएसआर दो नए सुपर पावर्स बन के इमर्ज हुए थे, और ये यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही इंडिया के फ्रीडम को सपोर्ट करते थे। दोनों ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि भैया इंडियंस का सपोर्ट लो, इंडियंस का सपोर्ट सीख करो, और दोनों ही सुपर पावर्स हमारे फ्रीडम को सपोर्ट करती थी। मतलब ब्रिटेन की जो ओवरऑल स्थिति थी पूरी दुनिया में वो कमज़ोर हो गई थी। फिर 1945 जुलाई में लेबर गवर्नमेंट पावर में आ गई थी, जो कि इंडियंस के प्रति थोड़ा सिंपैथेटिक थी, जो कि इंडियन मूवमेंट की बातचीत को सुनने के लिए तैयार थी। इस फेज के दौरान आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 पूरे यूरोप में सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट्स की वेव चल रही थी, और ये जो सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट्स हैं ये बात कर रही थी कि भाई हमें इंपीरियलिज्म को ख़त्म करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को उनका इंडिपेंडेंस देने की ज़रूरत है। ब्रिटिश सोल्जर्स बड़े परेशान हो गए थे, इतने सालों से इंडिया में उलझ रहे थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में तो इनकी हालत ही बिल्कुल ख़राब कर दी गई थी। तो ब्रिटिश सोल्जर्स के अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो इंडिया में एक बार फिर से किसी मूवमेंट को झेलें। ब्रिटिश की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। हालांकि ब्रिटेन वॉर जीत गया था, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था ब्रिटेन को, जान माल की हानि खूब सारी हुई थी। और इसीलिए कहते हैं कि वॉर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीता कौन हारा, नुकसान दोनों साइड्स को होता है। तो ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, ब्रिटेन की स्थिति बेहद कमज़ोर हो गई थी। साउथ ईस्ट एशिया में बिल्कुल हमारे पड़ोस में एंटी इम्पीरियलिस्टिक वेव चल रही थी, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, और उसका इम्पैक्ट बट ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया पे देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट को ये भी डर था, ऑफिशियल्स को ये भी डर था कि अब हम कांग्रेस का एक और रिवोल्ट नहीं झेल पाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट इतना पावरफुल था, अब तो कांग्रेस की पावर और ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों में और ज़्यादा एनर्जी है, प्लस आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स हैं जो कि ट्रेंड हैं। अगर ये सब कुछ यूनाइट हो गया और कांग्रेस ने एक बार फिर से कोई मूवमेंट लॉन्च किया तो इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको संभाल नहीं पाएगी। गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा था, और इलेक्शंस तो करवाने ही करवाने थे, बिकॉज सेंटर के लिए लास्ट इलेक्शंस हुए थे 1943 में और प्रोविंसेस के लिए हुए थे 1937 में। तो 1945 में टाइम आ गया था कि भाई इलेक्शंस करवाओ ही करवाओ, टाइम आ गया है। बहुत सिंपल बेसिक बातचीत की अपन ने। लास्ट के 2 साल में एक तो खूब सारे नेगोशिएशंस देखने को मिलेंगे, हमारे लीडर्स नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा स्पॉन्टेनियस यूनाइटेड मास एक्शन देखने को मिलेगा लोगों का अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एटीट्यूड में चेंज देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस के लीडर्स को रिलीज करेगी, कांग्रेस के ऊपर बैन को लिफ्ट करेगी जून 1945 में, वेवेल प्लान को भेजेगी, लेकिन प्लान फेल हो जाएगा। 1945 जुलाई में लेबर पार्टी चुनाव जीत जाएगी, जो कि थोड़ा बहुत इंडियन मूवमेंट की बातचीत को सुनने के लिए तैयार है। अगस्त 1945 में गवर्नमेंट सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शंस को अनाउंस करेगी। सितंबर 1945 में गवर्नमेंट ये कहेगी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं? बिकॉज ब्रिटेन की जो स्थिति है वो बेहद कमज़ोर हो गई है। ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर भी शिफ्ट हो गया है, किसकी तरफ? यूएसए और यूएसएसआर की तरफ। दूसरा, ब्रिटेन के सोल्जर्स भी परेशान हो गए हैं, ब्रिटेन की इकोनॉमी भी खराब हो गई है। फिर लेबर पार्टी की सरकार आ गई है जो कि इंडियन मूवमेंट के प्रति थोड़ा बहुत सिंपैथेटिक है। पूरे यूरोप में सोशलिस्ट और रेडिकल गवर्नमेंट्स की बातचीत हो रही है। साउथ ईस्ट एशिया बिल्कुल हमारे पड़ोस में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में एंटी इंपीरियलिस्टिक वेव चल रही है। ऑफिशियल्स को यह भी खतरा है कि अब अगर कांग्रेस ने रिवोल्ट किया तो हम संभाल नहीं पाएंगे।
तो इस सारे बैकड्रॉप में सरकार को समझ में आ रहा था कि अब टाइम आ गया है इंडिया को छोड़ने का, अब टाइम आ गया है कि हम शांति से निकल जाएं, अदरवाइज हमें पीट पीट के भगाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, आप लाइक दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, 1945 में इलेक्शंस होने थे, 1945 के 45-46 के विंटर्स में इलेक्शंस होने थे। अगस्त में इनको अनाउंस किया गया था, अनाउंस कर दिया गया तो कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च किया। ये जो इलेक्शन कैंपेन था इसका एम था नेशनलिस्टिक लाइंस पर लोगों को यूनाइट करना, मतलब सिर्फ वोट मांगना इसका एम नहीं था। कैंपेन के दौरान कांग्रेस ने इंडियंस को मोबिलाइज किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब कांग्रेस का टारगेट सिर्फ इतना नहीं था कि चुनाव जीतना है, वोट चाहिए, कांग्रेस का टारगेट था कि इंडियंस को मोबिलाइज किया जाए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कांग्रेस ने अपने कैंपेन के दौरान गवर्नमेंट रिप्रेशन के बारे में बात की, बताया कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लोगों को मारा गया, पीटा गया बाय द गवर्नमेंट। मार्टियर्स को ग्लोरीफाई किया गया, मार्टियर्स के लिए मेमोरियल्स को सेटअप किया गया, मार्टियर्स के लिए रिलीफ फंड्स को कलेक्ट किया गया, मतलब जो लोग शहीद हुए उनको सेलिब्रेट किया गया, उनके नाम पर लोगों को यूनाइट किया गया। कांग्रेस का एम एजेंडा अब सिर्फ वोट नहीं है, कांग्रेस का एजेंडा है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कंडेम किया गया और ये बोला गया कि अगर हम सरकार में आएंगे तो जो भी गिल्टी ऑफिसर्स हैं उनको पनिश किया जाएगा। और गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर हो गई थी कि गवर्नमेंट इन स्पीचेस को कंट्रोल करने में फेल हो जाएगी। और इसी दौरान शुरुआत होगी आईएनए ट्रायल्स की, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स की। देखो 15 अगस्त 1945 को इंडियन नेशनल आर्मी सरेंडर कर देगी, जापान सरेंडर कर देगा और इंडियन नेशनल आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स को कैप्चर किया जाएगा, लगभग 7,500 सोल्जर्स को कैप्चर किया जाएगा और उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्जेस लगाएगी, मर्डर, अबेटमेंट और बहुत सारी चार्जेस, चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ किंग, ऐसे बहुत सारे चार्जेस लगाए जाएंगे और उनके ऊपर केस चलाने की कोशिश की जाएगी। अब इन सब के ऊपर तो चार्जेस प्रूव हो नहीं पाएंगे। जो सबसे फेमस और पहला ट्रायल था उसके बारे में अपन बात करेंगे इस आईएनए ट्रायल्स में। ये हुआ नवंबर 1945 में और कहाँ पे? रेड फोर्ट। ओपन ट्रायल था, सब दुनिया देख रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर 1945 में रेड फोर्ट पे आईएनए के ट्रायल्स की शुरुआत की गई। 3 आईएनए के ऑफिसर्स के अगेंस्ट में इस ट्रायल को चलाया गया। एक थे प्रेम कुमार सहगल, दूसरे थे शाहनवाज और तीसरे थे गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। तीनों ही पंजाबी थे, एक हिंदू हैं प्रेम सहगल, दूसरे मुसलमान हैं शाहनवाज और तीसरे सिख हैं गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। प्रेम सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन के अगेंस्ट में आईएनए ट्रायल्स की शुरुआत हुई नवंबर 1945 में। कहाँ पे? रेड फोर्ट में। जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कांग्रेस का पहला सेशन हुआ सितंबर 1945 में। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आज़ाद इसके प्रेसिडेंट थे और इस सेशन में कांग्रेस ने बोला कि हम इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को सपोर्ट करेंगे, इनकी लड़ाई को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस ने एक डिफेंस टीम तैयार करी जिसमें थे बुल्लाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और अशरफ अली। ये जो डिफेंस टीम है ये डिफेंड करेगी इन आईएनए ऑफिसर्स को। आईएनए ट्रायल्स में इन आईएनए के ऑफिसर्स को ये डिफेंस टीम, जिसमें कौन कौन थे? बुल्लाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू और अशरफ अली। आईएनए ट्रायल्स को लड़ने के लिए फंड्स को कलेक्ट किया जाएगा और ये शायद आखिरी बार है जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, दोनों आईएनए के सोल्जर्स को सपोर्ट करेंगे। मतलब ये शायद वो मौका है जब पूरे देश में जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, मेजर पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, वो सब आईएनए के सोल्जर्स को सपोर्ट करेंगे। आईएनए ट्रायल्स कब हुए? नवंबर 1945। कहाँ पे हुए? रेड फोर्ट। किसके अगेंस्ट में? 3 ऑफिसर्स। क्या क्या नाम थे? प्रेम सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। कांग्रेस का सेशन हुआ सितंबर 1945 में बॉम्बे में और इस सेशन में कांग्रेस ने बोल दिया कि हम आईएनए के सोल्जर्स को सपोर्ट करेंगे। एक डिफेंस टीम बनाई गई जिसमें थे बुल्लाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू,
कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और अशरफ अली। फंड्स कलेक्ट किए गए और सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने आईएनए के सोल्जर्स को सपोर्ट किया। आईएनए एजिटेशन लॉन्च किया गया, कैंपेन शुरू किया गया कि देखो आईएनए के प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, इनको आप पनिश नहीं कर सकते हो, इन्होंने जिस कॉज के लिए लड़ाई लड़ी थी वो कॉज इनका सही था। तो एक पूरा कैंपेन लॉन्च किया जाएगा, आईएनए डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 12 नवंबर 1945 को आईएनए डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आईएनए वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, नवंबर 5 से लेकर नवंबर 11 के बीच में आईएनए वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो एजिटेशन है, आईएनए एजिटेशन, ये पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा। इसके मेन सेंटर्स कहाँ पे थे? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस और पंजाब। लेकिन इसके अलावा भी पूरे देश में आईएनए एजिटेशन देखने को मिलेगा। और आईएनए एजिटेशन के दौरान अलग अलग तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे लोगों ने फंड्स में कंट्रीब्यूट किया, आईएनए सोल्जर्स की मदद करने के लिए, इन ट्रायल्स में मदद करने के लिए फंड्स में कंट्रीब्यूट किया। पब्लिक मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन की शुरुआत करी। शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद की। पॉलिटिकल ग्रुप्स ने डिमांड किया कि आईएनए के प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। आईएनए फंड्स के लिए लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। स्टूडेंट्स ने मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया, अपने क्लासेस को बॉयकॉट किया। किसान कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया गया। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस ने डिमांड किया कि आईएनए के प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। और ये देखने वाली बात है कि ये जो आईएनए एजिटेशन है, इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया एज सच, ये सब कुछ स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। लोग अपने आप यूनाइट हो रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। हालांकि ये जो तीनों ऑफिसर्स हैं, इनको कन्विक्ट कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है। बट इस कन्विक्शन को सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी बिकॉज लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और अल्टीमेटली 1946 में इन तीनों ऑफिसर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बातचीत। देखो, एक तो हमने ये बेसिक कहानी पढ़ी, इस बेसिक कहानी को एक दो बार देखो, अपने दिमाग में बिठाओ और आगे बढ़ जाओ। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कंडीशंस कैसे चल रही हैं। कभी लिखने को आ जाए या कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कहानी कैसे चली। और ये कुछ फैक्ट हैं आईएनए ट्रायल्स को लेके। कब हुए? नवंबर 1945। कहाँ पे? रेड फोर्ट। कौन से 3 ऑफिसर्स थे? प्रेम सहगल, शाहनवाज, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। और इनकी डिफेंस टीम में कौन कौन था? वल्लभ भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और अशरफ अली। इन तीनों ऑफिसर्स को हालांकि कन्विक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इतना प्रेशर था सरकार के ऊपर कि सरकार इस कन्विक्शन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली 1946 में इन तीनों ऑफिसर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद की कहानी कैसे चली उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।